डियर फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। यह मेरा थर्ड लेक्चर है जिसका ऑब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन। जैसा आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। वह लिविंग सिस्टम एनिमल किंगडम का भी हो सकता है, प्लांट किंगडम का भी हो सकता है। जैसे ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है, स्टार्च हमारे प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल्स है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन का आधार हाइड्रोलिसिस को का लिया गया है और दूसरा टेस्ट का भी एक आधार लिया गया है। जैसा आपको पता है कि शर्करा हमारी चीनी, इन्वर्ट शुगर आप खाते हैं, वह शुगर मीठी लगती है, शुगर कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे स्टार्च हुआ, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। तो स्वाद के आधार पर और हाइड्रोलिसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है। तो दो बेसिस है, टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बेसिस है हाइड्रोलिसिस, एसिड मीडियम में या एंजाइम के प्रेजेंस में, और दूसरा बेसिस है कि ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यानी स्वाद कैसा होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट अगर सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है तब उसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। यदि वह दो या दो से अधिक सिंपलर मोनोसेक्राइड में टूटता है तब उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। 2 से 10 तक अगर सिंपलर मोनोसेक्राइड में टूटता है तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। और यदि वह 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स में टूटता है, जिसकी संख्या 100 भी हो सकती है, जिसकी संख्या 300 तक भी हो सकता है, तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। तो जो हाइड्रोलिसिस का आधार है या जो हाइड्रोलिसिस का बेसिस है, उसमें यह देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कितने बनते हैं। यदि कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटता है, तब हम उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। यदि 2 से लेकर के 10 स्मॉलर यूनिट्स में टूटता है तब उसे इन जनरल ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अगर वह 10 से लगाए 10 से और अधिक 300 तक टूटता है तो उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, on the basis of hydrolysis carbohydrates are classified into the 3 categories. पहली कैटेगरी है मोनोसेक्राइड्स। नंबर पहला है मोनोसेक्राइड्स।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, द कार्बोहाइड्रेट्स which are not hydrolyzed, which are not hydrolyzed into the smaller units are called monosaccharides. Monosaccharides. General formula. The general formula of monosaccharide is CnH2ON, और इसको CnH2nON भी कहा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोनोसैकराइड में अगर 6 कार्बन एटम्स हो तो इसका फार्मूला ये बनेगा, वाटर से इसका रिएक्शन कराया जाए, एसिड के प्रेजेंस में H+ लिख सकते हैं या H3O+ भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा H3O+, क्योंकि अलग नहीं रह सकता पानी में, ये हाइड्रोनियम आयन के ही फॉर्म में रहेगा। तो इसका नो हाइड्रोलिसिस। अब ऐसे कितने मोनोसैकराइड्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, सबका ये तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 होता है। राइबोज का थोड़ा डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होते हैं। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका 3 का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, इसका C6H12O6, ये सभी आइसोमेरिक फॉर्म से होते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटो ग्रुप होता है, और गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये OH की पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। राइबोज का के लिए जो फार्मूला यूज होता है C5H10O5 होता है, और डीऑक्सी के लिए एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, C5H10O4 हो जाता है। तो ये मोनोसैकराइड्स कहे जाते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, या वे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलर यूनिट में नहीं टूटते हैं, उन्हें हम मोनोसैकराइड कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। उस तरह से राइबोज है, 5 कार्बन एटम का C5H10O5, और 2-डीऑक्सीराइबोज है, जिसका एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से C5H10O4 होता है। अब हम सेकेंड नंबर का जो डिवीजन है, सेकेंड में ओलिगोसैकराइड्स के अंदर 2 to 10 यूनिट्स बनती हैं। 2 to 10 यूनिट्स में टूटता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप 2 से लेकर के 10 यूनिट तक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, उसे हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। carbohydrates which hydrolyzes
into the 2 to 10 simpler units, 2 to 10 simpler unit or named as oligosaccharides. Oligosaccharides in जनरल इनको हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं, लेकिन अगर 2 यूनिट में टूटता है तब इसको डाइसैकराइड कहेंगे, 3 यूनिट्स में टूटता है तो ट्राइसैकराइड्स कहेंगे, 4 यूनिट्स में टूटता है तो टेट्रासैकराइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इसका पहला एग्जाम्पल है डाइसैकराइड्स। जैसे इसका नाम है, डाई लिखा हुआ है, 2 सिंपलर यूनिट्स में टूटेगा। एग्जाम्पल में इसका है सुक्रोज है, ये 2 यूनिट में टूटता है सुक्रोज। माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11 होता है। ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये टूटता है 2 सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। तो अभी कैसे टूटता है इसको मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोलिसिस करा के। ये सवाल पूछता भी है कि सुक्रोज अगर हाइड्रोलाइज करता है तो कौन कौन सी मोनोसैकराइड्स बनती। अगर हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें C12H22O11, इसमें एक H2O जोड़ दीजिए, हाइड्रोलिसिस होगी एसिड के प्रेजेंस में, H3O+, 2 में टूटेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक को कहते हैं D+ ग्लूकोज और दूसरा होता है D- फ्रुक्टोज। इस सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज का दूसरा नाम है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट इसलिए नाम दिया कि इसके पास जो ग्लूकोज है डेक्सोरोटेटरी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइन है, और ये फ्रुक्टोज के अंदर ये निगेटिव साइन है। तो डेक्सोरोटेटरी है और ये लीवर रोटेटरी हो गया, तो इन्वर्जनिंग रोटेशन है, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में भी होता है। यही फार्मूला स्टैंड करता है C12H22O11 लिखा जाए तो इसको कहते हैं माल्टोज। इसकी हाइड्रोलिसिस को कराएंगे तो ये 2 यूनिट में स्प्लिट करेगा। इसका नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6, ये C6H12O6 होता है। ये दोनों D+ ग्लूकोज होते हैं, D+ दोनों यूनिट, D+ ग्लूकोज। और ये माल्टोज के लिए है। और लैक्टोज का भी फार्मूला यही है C12H22O11 प्लस H2O। इसको हाइड्रोलाइज करिए, यह भी 2 में टूटता है। एक यूनिट C6H12O6 का बनता है D+ गैलेक्टोज और दूसरा यूनिट बनता है D+ C6H12O6 D+ ग्लूकोज।
डी प्लस ग्लूकोज। ये सवाल इससे पूछा जाता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का नाम लिखिए, कौन कौन कंपोनेंट बनते हैं, माल्टोज का और ये गैलेक्टोज का भी। ये गैलेक्टोज नहीं, इसका नाम है लैक्टोज। तो ये तीन, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोलिसिस से दो कंपोनेंट बनते हैं या टू सिंपलर मोनोसेक्राइड्स फॉर्म होते हैं। अब डाइसैकेराइड के बाद नंबर आता है ट्राइसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड का दूसरा पार्ट है ट्राइसैकेराइड्स। जैसा इसका नाम है, ट्राइसैकेराइड्स में कितने बनेंगे? 3 कंपोनेंट बनते हैं, 3 मोनोसेक्राइड्स जनरेट होते हैं। मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, 3 कंपोनेंट इसके अंदर है। और ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है राइफिनोज। फॉर एग्जाम्पल राइफिनोज, ये राइफिनोज टूटता है हाइड्रोलाइज करने पर, तो इसके 3 राइफिनोज का फार्मूला ये H2O 2H2O करेंगे, H3O प्लस हो जाएगा। 3 घटक इसका होगा C6H12O6, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये 3 कंपोनेंट हैं, 3 मोनोसेक्राइड्स हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा? 18 हो जाएगा, C18 हो जाएगा। और हाइड्रोजन देखिए कितना है, 12, 12 और 12 36 और ये 14 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ का ऑक्सीजन 6 और 6 18 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 20। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसका नाम है राइफिनोज। एक ग्लूकोज बनता है, एक कंपार्टमेंट है ग्लूकोज, दूसरा कंपोनेंट है गैलेक्टोज, और एक बनता है इसको फ्रुक्टोज। दिस इज फ्रुक्टोज। ये तीन मोनोसेक्राइड्स बने, इसलिए इसका नाम है ट्राइसैकेराइड्स। थर्ड इसमें आता है टेट्रासेक्राइड का। टेट्रासेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस से 4 कंपोनेंट बनते हैं, 4 मोनोसेक्राइड्स। 4 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स बनती हैं, 4 मोनोसेक्राइड्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइफिनोज तो हो गया। स्टेचियोज है, इसका फार्मूला है C24H2042 और O21 प्लस 3H2O H3O एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा। इसमें 4 में एक ग्लूकोज बनता है, दूसरा फ्रुक्टोज बनता है, तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और 2 यूनिट गैलेक्टोज बनता है, गैलेक्टोज। अगर इसको जोड़ा जाए 12, 30, 24 हो गया, कार्बन सही है। हाइड्रोजन 12, 12, 12, 48 हो जाएगा, 48 और 6
यहाँ पर सिक्स 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 12 24 और 6 30 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हो जाएगा 12 12 24 तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 हो गया। और ऑक्सीजन 6 6 और 12 24 24 और 3 27 तो बैठ नहीं रहा। इसका होना चाहिए राइफिनोज का नाम है, इट्स नेम इज स्टे स्टेचियोज बयालीस 12 24 24 12 24 48 54 बैठ नहीं रहा। ये हाइड्रोजन 12 12 24 और 24 इसमें 48 हो गया। तो 48 में 3 दूनी 6 और 42 और 48 ठीक हो गया। ऑक्सीजन 24 होना चाहिए, ठीक, करेक्ट। तो इस तरह से डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड्स और टेट्रासैक्राइड का एग्जाम्पल दिया गया। अब आता है नंबर पॉलीसैक्राइड्स का। पॉलीसैक्राइड्स थर्ड कैटेगरी है पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स के अंदर जो मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स जनरेट होती है, मोर देन 10, ये 300 तक यूनिट्स जा सकती। तो कहते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स which are hydrolyzed to more than 10 units of monosaccharides are called polysaccharides। इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला C6H10O5 C6H10O5 होता है पॉलीसैक्राइड्स का। अब इसमें इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें पॉलीसैक्राइड्स की दो कैटेगरी होती है। पॉलीसैक्राइड्स में भी होमो पॉलीसैक्राइड्स और हीट्रो पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स में भी दो कैटेगरी है, होमो पॉलीसैक्राइड्स
यानी such polysaccharides yield only one type of monosaccharides upon hydrolysis. For example, इसमें फर्स्ट 3 जो एग्जाम्पल्स हैं इसी कैटेगरी के हैं. स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये दोनों प्लांट किंगडम के हैं. ग्लाइकोजन लीवर में रहता है. ये होमोपॉलीसेक्राइड्स है, ये टूटता है तो कई तरह का यूनिट देता है, वन टाइप का. सेकेंड इसका है हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स. इसमें 2 टाइप्स का, मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स जब पैदा होते हैं. इन दिस टाइप more than 1 type of monosaccharides are produced. Monosaccharides are produced. For example, इनुलिन. ये जो पॉलीसेक्राइड का है, जो हेटेरो पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आता है, इनुलिन. तो इस तरह से मैंने क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का आपको बताया, किस आधार पर, हाइड्रोलिसिस के आधार पर. जैसा आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ स्वाद में मीठे नहीं होते हैं. तो अब टेस्ट के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो जो मीठे होते हैं स्वाद में उनको शुगर कहते हैं, और जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं उसे नॉन शुगर कहते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of taste, TASTE, taste माने स्वाद. on the basis of taste. तो इसकी 2 कैटेगरी है. पहला शुगर्स. जैसा आप जानते हैं कि जो शुगर्स होते हैं ये सभी स्वाद में मीठे होते हैं. तो मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं. मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स और क्रिस्टलाइन soluble in water and sweet in taste. स्वाद में मीठे होते हैं, sweet in taste. Hence, monosaccharides and oligosaccharides are collectively called as mono and oligosaccharides. और collectively
collectively called as sugars. तो शुगर्स की जो पहचान है वो क्या है? ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। तो ऐसे मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जो क्रिस्टलाइन है, वाटर में सॉल्युबल है, स्वाद में मीठे हैं, उन्हें हम शुगर कहते हैं। और दूसरा है नॉन शुगर। तो नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो नॉन शुगर में आते हैं। अब शुगर में एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये विषय आगे मैं टेकअप करूंगा, इस वीडियो का पार्ट ये नहीं है। बस हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं केवल क्लासिफिकेशन से। तो दूसरा है नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स में पॉलीसेक्राइड्स और एमॉर्फस। जैसे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में फर्क ये है, जैसे नमक का पाउडर है तो उसके क्रिस्टल होते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, लेकिन जो फेस पाउडर हम यूज करते हैं टेल्कम वगैरह का जो फेस पर लगाते हैं वो एमॉर्फस होता है। तो उसी तरह से ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये एमॉर्फस है, वाटर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन स्वीट in taste, hence called non-sugar. non-sugar. तो ये क्लासिफिकेशन बताया आपको कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस के आधार पर, टेस्ट के आधार पर। अब हम कुछ कंपाउंड आपको देंगे और आपको बताना होगा कि यह मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड्स है या पॉलीसेक्राइड्स है। क्वेश्चन के फॉर्म में है, इस तरह का सवाल इससे बनता है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्लासिफाई करके बताना है। एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द गिवन कंपाउंड्स, क्लासिफाई द गिवन molecules into the mono, oligo and polysaccharides. and polysaccharides given क्या है? given molecule, ये आपके सामने नीचे लिखता हूं, जैसे सेल्यूलोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है और यहाँ इनुलिन है। ये आपको क्लासिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन क्या है। तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड, माल्टोज डाइसेक्राइड, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, and inulin, it is polysaccharide.
तो इस तरह से क्लासिफिकेशन से संबंधित ब्यूरो ने आपको बता दिया, क्लासीफाई करके आपको ढंग भी बता दिया, और ये जितनी भी जानकारी आपको दिया है ये सफिशिएंट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।